चलिए अब हम रे ऑप्टिक्स के अंदर ही जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था उसी को हम सेकंड पार्ट जो है उसका अगला वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हमने डायरेक्शन के बारे में देखा था कि किस तरीके से हम डायरेक्शन देख सकते हैं, साइन कन्वेक्शन देख सकते हैं। अब इस पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज बनती है तो उस इमेज की हाइट कितनी होगी, यानी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी या ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी, या ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में बन रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट यानी इन्वर्टेड बनेगी या फिर इरेक्ट यानी सीधी ही बनेगी। तो ये चीज़ देखी जाती है मैग्नीफिकेशन के अंदर, यानी जो अपने पास इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है इसे बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। और सेकंड टॉपिक जो है अपना उसके अंदर हम यही देखेंगे लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन इसको बोला जाता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उनके दोनों का रेशियो जो है वो होता है लेटरल मैग्नीफिकेशन, या इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो चलिए हिंदी के अंदर इसको हम लोग बोलेंगे आवर्धन। होता क्या है मैग्नीफिकेशन, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। यानी m जो है वो होता है आपके पास हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट का रेशियो क्या बोला जाएगा, मैग्नीफिकेशन या आवर्धन बोला जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है। अब अगर हम बात करें कि आवर्धन जो है अपने पास, अगर मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है इमेज की हाइट जो है इसको एज्यूम कर लूँ hi, और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की इसे हम एज्यूम कर लेते हैं h0, तो hi अपॉन h0 का रेशियो मैग्नीफिकेशन होता है। अब hi अपॉन में h0 क्या इतना ही लिखें इसको, या फिर कई बार हम आगे पढ़ेंगे इसका रेशियो जो है वो आपको वेलोसिटी की डिस्टेंस के टर्म के अंदर भी दिया हुआ होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है उस मिरर से और जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है यहाँ मिरर से। तो उन डिस्टेंस के रेशियो के अंदर अगर हम मैग्नीफिकेशन का रेशियो देखना चाहें तो उसके लिए हमें सेम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसे कैलकुलेशन हमने की थी मिरर इक्वेशन के अंदर। तो मिरर इक्वेशन के थ्रू ही अगर हम कैलकुलेशन करके देखें कि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके का आता है, तो हम बोल देते हैं कि कोई अपने पास एक कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो मैं कहूँगा इसकी आउटर सरफेस जो है उस पर सिल्वर की पॉलिश कर दी, और ये जो बीच वाली आप मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है, ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज मैं बनाऊं तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, पोल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, और यहाँ वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेना है। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी। अब इस ए बी की इमेज हमें बनानी है, तो ए बी की इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए जो रेज काम में लेते हैं वही आपको यहाँ पर काम में लेनी है। हमने कौन कौन सी रेज पढ़ी, तो एक रे मैं ले रहा हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है मिरर तक,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है मिरर तक, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई आपके पास। दूसरी लाइट रे मैं कौन सी ले रहा हूँ, दूसरी लाइट रे मैं ले रहा हूँ जो इसके पोल पर इंसिडेंस हो रही है, ठीक है, और पोल पर जितना एंगल बनाते हुए ये आती है, पोल पर जितना एंगल बनाते हुए ये आएगी, मान लो आई एंगल बनाते हुए आ रही है, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस चली जाएगी, यानी एंगल आई, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये आई एंगल हो गया, ये वाला एंगल जो है वो क्या हो गया, आर। तो मैं कहूँगा आई और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंस एंगल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब ये दोनों जो अपने पास रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, इन दोनों परावर्तित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो इमेज यहाँ पर बन गई और इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है, बी पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन रही है तो इसे नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है इसे हम नाम दे देते हैं एम, ठीक है, ये अपने पास सारे के सारा डायग्राम बन गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट का रेशियो है, कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट का रेशियो। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों की हाइट का अगर हमें रेशियो देखना है तो मैं कहूँगा क्या चीज़ें जो हैं वो मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनाना है डिस्टेंस की टर्म में, तो डिस्टेंस की टर्म में बनाना है तो मैं कहूँगा कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है u, और पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी तो है u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है v। तो अब अगर हमें u और v के पदों के अंदर हमें बनाना है AB और A डैश B का रेशियो, तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पर देखना चाहें तो आपको दो ट्राइंगल ऐसे देखने हैं, दो सिमिलर लग रहे हों, तो दो सिमिलर ट्राइंगल अगर देख रहे हैं तो मैं पोल को P से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। हम ट्राइंगल देखते हैं यहाँ पर ABP, तो ये वाला ट्राइंगल मैं देख रहा हूँ। अब आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि HI/H0 है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन है ये यहाँ पर, तो एक जो साइड है वो तो आनी चाहिए जो गिवन है आपको, यानी हाइट, ठीक है, और दूसरी साइड आनी चाहिए डिस्टेंस यानी दूरी, यानी ये वाली, ठीक है। तो हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो निकालना है। अब ये वाली साइड देखें तो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों चाहिए, तो अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं तो मुझे A डैश B डैश लेना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं तो मुझे ये वाली साइड यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तभी प्रॉपर अपना आंसर आ पाएगा। तो मैं कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर लेके चलूं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल कौन सा, ABP की अगर हम बात करें, ABP, और ट्राइंगल दूसरा मैं लिख लेता हूं A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। इनकी दोनों की बात करेंगे कि क्या ये सिमिलर हैं, क्या अगर सिमिलर हैं तो हम साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंगल की, तो ये वाला यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, क्या इसके अंदर भी ऐसा ही कोई एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट एंगल जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा कि एंगल कौन सा है, ये है एंगल BAP इज इक्वल टू है एंगल दूसरा कौन सा है, दूसरा मैं ले लूँगा B डैश A डैश P, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं, यानी दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं। अब दूसरा सेकंड एंगल अगर हम देखना चाहें तो एक एंगल हम लोग देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, और दूसरा हम लोग एंगल देख रहे हैं ये वाला। दो एंगल हमने देख लिए, एक एंगल I वाला, एक एंगल R वाला। तो I और R जो है वो क्या होंगे, तो मैं लिखूंगा एंगल I और एंगल R क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि
इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन के लॉज के अंदर। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो एंगल इक्वल हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, सो वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स are similar and according to condition of similarity, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या बोल सकता हूं कि साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चलिए साइड का रेशियो देखिए, हम पहले यहां पर ले रहे हैं ए बी, ठीक है। तो मैं अगर ए बी यहां पर ले रहा हूं तो ए बी अपॉन में ए बी के जैसे ही साइड आपको यहाँ पर देखनी है, दूसरी साइड क्या है, ए डैश बी डैश। तो हमने लिख दिया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू की अगर हम बात करें तो देखो हमें ये वाली साइड देखनी है, तो ए बी पी ट्राइंगल की ये वाली साइड देखो क्या है, पी ए है आपके पास। तो मैं पी ए लिख लेता हूँ अपॉन में जो अपने पास दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश पी, इसकी ये वाली साइड देखूं तो ये क्या है, पी ए डैश। तो हमने लिख दिया पी ए डैश। अब अपना काम जो डायग्राम का था वो लगभग काम हो गया है। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपके पास है ए बी और ए डैश बी डैश। ए बी की अगर हम बात करें, ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको जब भी वैल्यू रखनी है, जब भी आप मिरर के लिए कोई भी क्वेश्चन करो तो जो वैल्यू आपको डिस्टेंस की अगर आप पुट कर रहे हो इसके अंदर, जैसे केवल नाम लिख दिया तब तक तो सही है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर ए डैश बी डैश की जगह एच आई और ए बी की जगह एच नोट जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो जब भी आप वैल्यू रखो तो विथ डायरेक्शन रखनी है, साइन कन्वेंशन का यूज आपको करना है। तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो देखो ए बी की जो हाइट है वो कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो हाइट मेजर करते हैं हम लोग वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो मैंने कितनी लिख दी, एच नोट, ठीक है, अपॉन में ए डैश बी डैश यानी अपॉन में ए डैश बी डैश यानी मैं हाइट कहां से मेजर कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट मेजर करते हैं उसे कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर कितना लिख दूंगा मैं, माइनस का एच आई इज इक्वल टू पी ए। पी ए देखो क्या है, पी ए है आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी। तो वस्तु की दर्पण से दूरी किसके बराबर है, यू के बराबर है। लेकिन अब डिस्टेंस को मैं पी से मेजर कर रहा हूं तो मेजर करने की डायरेक्शन देखो पी टू ए, तो पी टू ए मेजर कर रहा हूं मैं इसको, तो मैं कहूंगा डायरेक्शन जो है वो है ये वाली मेजरमेंट करने की। लेकिन हम लोग उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं जो इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर पी ए की वैल्यू देखूं तो वो तो क्या है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन के अपोजिट है। अपोजिट है तो मैं यू ना लिखकर पी ए की वैल्यू कितनी लिखता हूं, माइनस यू अपॉन में पी ए डैश। तो पी ए डैश देखो, पी ए डैश तो पी टू ए डैश यानी पी से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं। तो पी से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो भी मुझे इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा, वो भी क्या है, इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं पी ए डैश को भी क्या लिख देता हूं, माइनस का वी लिख देता हूं। अब देखो यहां से क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एच नोट अपॉन में एच आई इज इक्वल टू, इस माइनस को उधर ले जाऊं तो माइनस का यू अपॉन में वी। अब मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर दिया, एच आई अपॉन में एच नोट इज इक्वल टू बन गया माइनस का वी अपॉन में यू।
और एच आई अपॉन एच नोट क्या होता है आपके पास, एच आई अपॉन एच नोट होता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। तो कोई भी मिरर है आपके पास तो उस मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, उस आवर्धन का सबसे सिंपल फॉर्मूला तो क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें डिस्टेंस की टर्म में तो मैं लिखूंगा माइनस का डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी अपॉन में वस्तु की दर्पण से दूरी। और यहाँ पर नेगेटिव का जो साइन आ रहा है, नेगेटिव का जो चिन्ह आ रहा है, वो ये बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, यानी वो उल्टी इमेज बन रही है, सीधी इमेज नहीं बन रही। तो जब हम डायग्राम भी देखते हैं तो डायग्राम के अंदर भी देखो कि ए बी इमेज इस तरीके से है, तो ए डेश बी डेश जो इमेज है वो बिल्कुल इन्वर्टेड बन रही है। तो जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन represent that image is inverted, यानी इमेज जो है वो कैसी है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर तो एक एक स्पेरिकल मिरर था अपने पास और उससे हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया। अगर कई सारे स्पेरिकल मिरर आ जाएं आपके पास जिनसे कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन जब होता है तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो आप लोग छापिए पहले। चलिए मैं लिख लेता हूं कि इफ कंटिन्यूअस reflections takes place by many spherical mirrors, then resultant मैग्निफिकेशन। अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, यानी एक से ज़्यादा परावर्तन जब होते हैं या और एक या एक से ज़्यादा कोई भी आपके पास मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, जैसे बहुत सारे आपको ऐसे बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी भी 2 या 3 मिरर के सामने और उसकी इमेज बन रही है, तो लास्ट इमेज जब बनेगी तो वो कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी। तो अगर आपको रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन चाहिए कि जो लास्ट में इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है या कितनी छोटी बन रही है, तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन हो जाएगा अलग अलग मिरर से मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल। जितने भी स्पेरिकल मिरर हैं उन सारे स्पेरिकल मिरर की अलग अलग मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन, यानी परिणामी आवर्धन अलग अलग दर्पण के आवर्धन के गुणा के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है मैग्निफिकेशन के अंदर। चलिए अब इसी मैग्निफिकेशन के कुछ और भी सिंपल फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम मिरर इक्वेशन के बेसिस के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। उससे अपना वैसे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम वो फॉर्मूले देख लेते हैं तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा उससे।
तो अगर हम मिरर से मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करना चाहें मिरर फॉर्मूले से, तो मैग्नीफिकेशन बाय मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूले के बेसिस पर हम मैग्नीफिकेशन को देखना चाहें तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम मिरर फॉर्मूला देखना चाहें तो मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है अपने पास, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, यही होता है। अब इसके अंदर हमें मैग्नीफिकेशन को इंक्लूड करना है, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है m = -v/u, यही होता है। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ ऐसा बनाना है जिसको मैं m लिख सकूं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को -v से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -v से अगर मैं इसको पूरी को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, -v/u, माइनस किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, v से, तो माइनस का v/v पहले से है आपके पास, ठीक है, = माइनस का v/f, ये बन गया। अब वापिस से v को कॉमन लेकर कैंसिल आउट मत कर देना, ठीक है। -v/u है, तो -v/u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -v/u की जगह मैं लिख सकता हूँ मैग्नीफिकेशन m, तो m माइनस में v/v कितना बन जाएगा 1 = -v/f। अब देखो 1 को इधर ले जाऊं तो मैग्नीफिकेशन m = -v/f, माइनस वाला इधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस, एलसीएम ले लो तो m = आ गया आपके पास f ऊपर जाएगा तो f -v/f। तो ये मैग्नीफिकेशन का आपके पास फॉर्मूला बन गया, जो डिस्टेंस है इमेज की मिरर के पोल से वो और उसकी फोकल लेंथ की टर्म के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करते टाइम ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमने डायरेक्शन का कोई यूज नहीं किया है, हमने केवल डायरेक्ट सोल्व किया है। तो जब भी आप इस फॉर्मूले के अंदर कोई वैल्यू रखो तो वो विथ साइन आपको रखनी है, कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो वैल्यू आपको विथ साइन यहाँ पर रखनी है। बिना साइन के अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे f की v की तो आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो सेकंड हम बात करें कि इस पूरी इक्वेशन को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया, -v से। अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -u से, तो क्या बनेगा, देखो -u से मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का u/u है, माइनस का u/v = माइनस का u/f, यही बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये कितना बना, माइनस का u/u, ये बन गया माइनस का 1, माइनस का u/v, ये क्या बना, तो मैं कहूँगा माइनस का v/u होता है मैग्नीफिकेशन, तो ये है माइनस का u/v, यानी उल्टा है। तो मैं मैग्नीफिकेशन की जगह लिख देता हूँ 1/m, यानी उल्टा है ये मैग्नीफिकेशन का, = माइनस का u/f। चलो इस -1 को जो है वो हम इधर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया। -u/v को क्या लिख दिया, 1/m लिख दिया, माइनस जो है वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया। अब देखो 1/m को इधर रख लो और बाकी सब को उधर ले जाऊँ तो माइनस का u/f और ये इधर जाकर हो गया प्लस का 1, तो 1/m जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो f माइनस का u/f, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, m = f/f - u। तो ये आपके पास मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, और ये किसकी टर्म में है, फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो ये इसके अंदर भी जब आप वैल्यू रखोगे तो जो भी आप वैल्यू रखो जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको, वो वैल्यू विथ साइन आपको रखनी है, उसकी न्यूमेरिक
न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखनी है, उसकी डायरेक्शन के साथ में वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो अपने पास आया ये किस किस की टर्म में है, तो मैं लिखूँगा इन टर्म ऑफ एफ वी एंड एम, एम तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं, इन टर्म एंड एफ एंड वी। तो एफ एंड वी की टर्म के अंदर अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखूं तो क्या है, एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। और अगर हम फॉर्मूला देखें एफ और यू की टर्म में तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन टर्म ऑफ एफ एंड u, तो फॉर्मूला बन गया f अपॉन f माइनस यू। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट रिमेंबर रखने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको फोकल लेंथ दे रखी हो, फोकस दूरी दे रखी हो या वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो तो आप डायरेक्ट वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए ये बात। अब अपने पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है, फिगर शो ए स्फेरिकल कॉन्केव मिरर विथ इट्स पोल एट 0 0 एंड प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट -40 cm 1 cm, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। एक अवतल गोलीय दर्पण का ध्रुव 0,0 बिंदु पर है तथा इसकी मुख्य एक्स एक्सिस के अनुदिश है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो आपको क्या पूछना चाह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हो गया कि आपको उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही निकालने हैं, यानी आपको पॉइंट निकालना है कि कहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होगा। डायग्राम आपको शो कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, डायग्राम आपको ये दे रखा है। अब हमने को क्या फाइंड करना है, देखो सबसे पहली बात अगर आपने को पॉइंट फाइंड आउट करना है तो पॉइंट के अंदर x कोऑर्डिनेट भी होगा y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो x कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करें तो x कोऑर्डिनेट तो होगा जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसका आपके पास x और y कोऑर्डिनेट आ गया, ये पोजीशन आपको बतानी है उसकी इमेज की। मैं इमेजनरी ले रहा हूँ ऐसे ही, ये नहीं है कि इसकी इमेज इधर ही बनेगी, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे x कोऑर्डिनेट बताना है तो x कोऑर्डिनेट बताने का मतलब हो गया कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट, इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट का मीनिंग हो गया कि इस इमेज की, जैसे इस ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो वैसे ही इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट कितनी है, y है। यानी आपको अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है पोजीशन का तो आपको हाइट देखनी पड़ेगी, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आपको डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पर वो इमेज बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट किससे रिलेटेड होती है, हाइट रिलेटेड होती है मैग्निफिकेशन से, और जो डिस्टेंस है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो कनेक्टेड होती है मिरर फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ इमेज का, यानी इमेज कहाँ पर बन रही है उसकी प्लेन मिरर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम प्लेन मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो मिरर फॉर्मूले के अगर हम यूज करें तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। मुझे u, v और f तीनों की वैल्यू देखनी है। तो u की वैल्यू की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इस मिरर से उसकी बात करें तो u की वैल्यू कितनी, तो मैं यहाँ पर u की वैल्यू जो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है इसके बेसिस पर आपको बिल्कुल ही नहीं लिखनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन काम में लेना है कि
यहाँ पर ये जो मिरर है इस पर इंसिडेंट रे जो है वो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। तो मैं इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है, इसको कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा पोल से, ध्रुव से दूरियाँ ही नापेंगे। तो ध्रुव से दूरी नापूंगा तो दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट। तो मैं u की वैल्यू जो है वो कितनी लिख लेता हूँ, -40 cm। क्यों लिखी मैंने, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके बेसिस पर आपको आंसर देना है कि 40 होगी या -40 होगी। अब देखिए u की वैल्यू है, v की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। f की वैल्यू की बात करें तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो कैसी होती है। तो मैं अगर इस पॉइंट पर इसका फोकस मान लूँ प्रिंसिपल फोकस ज्यूम करूँ तो मैं कहूँगा प्रिंसिपल फोकस से ये वाली डिस्टेंस जो है वो बोली जाएगी फोकल लेंथ। तो ये वाली डिस्टेंस मेजर करूँगा तो डायरेक्शन क्या होगी, इंसिडेंस रे की अपोजिट होगी। तो जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो मैं लिखूँगा नेगेटिव। और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, F = R/2। नेगेटिव हमने डायरेक्शन के बेसिस पर लिया है। तो देखिए क्या बन जाएगा, -r का मान 10/2 बराबर -5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वही अपने इमेज का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, देखो मैं v को इधर रख लेता हूँ, 1/v = इस सब को उधर ले जाऊँ तो 1/f माइनस में 1/u, वैल्यू रखो 1/v = 1/f। f की वैल्यू कितनी है, -5, -1/u, u की वैल्यू कितनी है, -40। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बना आपके पास बन गया -1/5 और ये बन गया +1/40। दोनों का एलसीएम लूँगा तो 1/v = एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 40। तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास, -8 + 1 यानी -7/40। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -40/7 cm। ये अपने पास वैल्यू आ गई v की। अब ये जो v है वो क्या हो गया, ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो y कोऑर्डिनेट किससे आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा हाइट से, और हाइट किससे रिलेटेड रहती है, मैग्निफिकेशन से। तो अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर काम में लें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, m = होता है -v/u, m = -v/u। और हाइट की टर्म के अंदर अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा HI/h, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा HI/h0। तो m = मैं लिखूँ -v/u, या फिर इसका फॉर्मूला होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। अब अपने को हाइट देखनी है इमेज की, तो इमेज की हाइट देखनी है तो मैं अगर इन दोनों को इक्वल करके HI की इक्वल वैल्यू निकालूं तो H0 इधर चला जाएगा, यानी -v/u इंटू में H0। -v है, अब माइनस को रहने दो अपने को, तो v चाहिए, v की जो वैल्यू है वो एज इट इज रख दो। डायरेक्शन हमने एक बार ले ली है तो बार बार आप डायरेक्शन ले गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पर भी डायरेक्शन के साथ वैल्यू रख ली तो हम यहाँ पर भी डायरेक्शन के साथ वैल्यू रखेंगे, ऐसा नहीं है। अब v की वैल्यू, u की वैल्यू हमने डायरेक्शन के थ्रू यहाँ पर पुट की थी तो v की वैल्यू डायरेक्शन के साथ अपने पास आ गई -40/7। u की वैल्यू भी डायरेक्शन के साथ अपने पास कितनी है, -40 cm। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो HI = कितना, v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आ गई आपके पास -40/7
अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -40 इंटू में h0 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट। तो वस्तु की ऊंचाई या ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो हमने डायग्राम के अंदर देखा था क्या कोऑर्डिनेट थे, -40 और 1। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो y कोऑर्डिनेट होगी, यानी कितनी है 1। और अगर हम डायरेक्शन देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो हाइट है वो कैसी होती है, पॉजिटिव लेते हैं। तो 1 आपके पास यहाँ पर मैंने लिख दी हाइट। तो जो इमेज की हाइट है वो कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच जाएगा, माइनस का 40/7 अपॉन में कितना, अपॉन में प्लस 40/1, या इस माइनस को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो तो चलो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया 40/7 मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा होके जाएगा माइनस का 1/40, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया। तो एच आई की जो वैल्यू है वो आ गई -1/7 cm। तो अगर y कोऑर्डिनेट देखें तो एच आई जो है वो क्या हो गया आपके पास, वो हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो अगर आपको पोजीशन देखनी है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट कितना आया, x कोऑर्डिनेट आ गया -40/7 और y कोऑर्डिनेट कितना -1/7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 cm एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम पोल, फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। एक विस्तृत वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलिया उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो रेखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो जो चीज़ें अपने को दी हुई है वो देख लेते हैं। पहले तो अवतल दर्पण की ही ये बात कर रहा है, तो हमने एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया सिंपल सा। ये अवतल दर्पण हमने यहाँ पर देख लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आगे कि कॉनकेव मिरर है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या आपको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ें दे रखा है वो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। और क्या बोल रहा है कि पोल से यानी ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी आपको u की वैल्यू जो है वो दे रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो दूरी है ना u, ये वाली दूरी आपको दे रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो आपको क्या क्या दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली बात कि अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बेसिस पर हम f की वैल्यू देख सकते हैं। और कॉनकेव मिरर की जो f फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और क्या होती है, r/2। तो r/2 करूँ तो 20/2 करूँगा तो कितनी आ जाएगी, -10 cm। दूसरी वैल्यू आपको u की दे रहा है। अब u की वैल्यू को मैं कहाँ से मेजर करूँगा, पोल से। अब पोल से मेजर करूँगा तो देखो u की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो जो यहाँ पर लाइट रे आएगी, इंसिडेंस लाइट रे, वो इस तरीके से आएगी। तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं कह रहा हूँ इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में आ रही है और जो डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हैं वो मेजर कर रहे हैं पोल से यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -15 cm। अगर v की वैल्यू और मिल जाए तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m = -v/u। तो हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो v की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मिरर फॉर्मूले से करो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। मुझे v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1/v को इधर रख लिया, बाकी को उधर ले जाऊँ, 1/f - 1/u वैल्यू रख दो यहाँ पर।
वैल्यू रखूँगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी माइनस की 10, माइनस में 1/u, u की वैल्यू कितनी माइनस का 15, तो देखो कितना आएगा, ये बन गया -1/10, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15। एलसीएम ले लो दोनों तरफ का, अगर एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, अगर एलसीएम ले लेते हैं इसका तो देखो क्या बनेगा आपके पास, मैं लिखूँगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा दोनों का, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं बड़ा सा यानी 150, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कितना आएगा, माइनस का आ गया 15 और प्लस में कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा 10, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू ये कितना बन गया, माइनस का 5/150 यानी -1/30, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 cm, ये v की वैल्यू आ गई। तो मैग्निफिकेशन निकालना है अपने को, तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्या होता है, -v/u, तो -v की वैल्यू कितनी माइनस का 30 अपॉन में u की वैल्यू कितनी माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस बचा हुआ है तो ये कितना बन गया माइनस का 2, तो मैग्निफिकेशन जो है वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, कौन से तरीके से, कि अगर f की और u की वैल्यू अपने को गिवन हो, तो f और u की वैल्यू अगर गिवन हो अपने को, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u, क्या यही होता है क्या फॉर्मूला। f की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो f की वैल्यू कितनी है अपने पास, f की वैल्यू है माइनस का 10 अपॉन में f की वैल्यू माइनस का 10 माइनस u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू है अपने पास माइनस का 15, तो ये बन गया माइनस का 10 अपॉन में माइनस, और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो माइनस का 10 प्लस का 15, तो कितना बन गया देखो, m इज इक्वल टू -10 अपॉन में प्लस का 5 यानी -2, ये मैग्निफिकेशन का अपना आंसर आ गया। तो इन दोनों, ये वाला तरीका जो है वो इजी रहता है, जो मैंने बाद में बताया था कि आपको मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला याद में रखना है हमेशा, क्योंकि f और v की वैल्यू की वैल्यू दे रहा है, तो चाहे कॉन्वेक्स दे या कॉनकेव दे, तो जो चीज़ें कॉनकेव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है वैसे रख दोगे, अगर कॉन्वेक्स के लिए वही वैल्यू रह रहे हैं, तो मेन तो फोकल लेंथ का होता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ही होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो f और u की कोई भी वैल्यू हो आप इसके बेसिस पर भी सोल्व कर सकते हो, तो ये अल्टरनेट मेथड है और इजी मेथड है, अल्टरनेट मेथड है और इजी सॉल्यूशन मेथड है, अल्टरनेट मेथड है और इजी सॉल्यूशन है, यानी इजीली आप, जैसे इसके अंदर हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की, पहले v की वैल्यू देखी, उसके बाद में m की वैल्यू देखी, लेकिन इसके अंदर बीच में v की वैल्यू हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे।